कार्सिनोसन में हमने पहले माइंड सिम्टम पढ़े थे, मेंटल जनरल वगैरह पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल जनरल, जिस्म के ऊपर। कार्सिनोसन की जो थर्मल स्टेट है, सर्दी गर्मी, अमूमन जो है ये चिल्ली पेशेंट है, लेकिन आमतौर पर ये मिक्स स्टेट ही होता है, इसमें दोनों तरह का हो सकता है। लेकिन सर्दी का बर्दाश्त ना होना ये थोड़ा सा कॉमन है। खाने पीने के हवाले से जो इसकी डिज़ायर्स हैं, उसमें चॉकलेट इसकी मेजर डिज़ायर है। ये इसका बहुत अहम की नोट है, यानी इसको चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं। अंडे, दूध, चिकनाई हुई चीज़ें, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, ये सारी चीज़ें इसको पसंद है। ये नहीं कह लो कि जिस तरह की भी आजकल की जदीद जंक फूड है, सारी इसको पसंद है। और वर्जन में इसका ये है कि कभी कभी ये गोश्त से नफ़रत करता है। अब ये कि हमारे पास पेशेंट आए और हम देखें कि इसका चॉकलेट डिज़ायर तो इसकी बड़ी अहम की नोट है। सिर्फ इसी की बुनियाद के ऊपर किसी को कार्सिनोसन जो है ना वो तजवीज़ नहीं की जा सकती। ये चॉकलेट डिज़ायर तो और भी कई दवाइयों में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर ये ए ग्रेड के अंदर सिम्टम पाई जाती है। लेकिन हमें इसकी बाकी सारी जनरलिटी, मेंटालिटी सारी वो भी देखनी पड़ेगी। तो अंदाज़ा करो कि वो किस तरफ को जा रही थी। इसका अंदाज़ा आम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, नींद के हवाले से इसकी जो स्लीप है वो इंसोम्निया फ्राम थाट्स, यानी कि ख्यालात की वजह से इसको नींद नहीं आती। यानी ख्यालात की भरमार होती है, आइडियाज़ की भरमार होती है, जिस तरह कॉफिया के अंदर भी होती है। लेकिन चूँकि आपको ये तो पता है ना कि ये कार्सिनोसन जो है बड़ा संजीदा और मुखलस बंदा है, और ये हमेशा पॉजिटिव हवाले से ही एक थाट्स इसके दिल में चल रहे होते हैं कि ये भी मैंने करना है, वो भी करना है, प्लानिंग इसकी चल रही होती है। तो ज़ाहिर है जब इसको नींद पूरी नहीं होती तो फिर रिफ्रेशिंग अनरिफ्रेशिंग स्लीप होती है इसकी, यानी सोने के बाद भी ये थका हुआ उठता है। स्लीप्स ऑन एब्डोमेन, पेट के बल सोता है। ग्राइंडिंग टीथ, दांत पीसता है। अब ये और दवाइयों के अंदर भी अलामत पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर भी है। डिफ़िकल्ट वेकिंग, यानी नींद इसकी सही पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर ये सुबह फिर उठना इसको मुश्किल महसूस होता है। अब आपको नज़र आना शुरू हो गया कि इसके तो मरीज़ कहीं घूम रहे हैं। तो जिसने लेट सोना, लेट उठना, तो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट वेकिंग होगा ना। लेकिन इसको नींद आती नहीं है ख्यालात की भरमार की वजह से। अच्छा, अब इसकी फिजिकल सेंसिटिविटी अगर हम देखें तो ये एक हाइपर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मजाजी तौर पर ये हर चीज़ से हाइपर सेंसिटिव है। मसलन ड्रग्स से, वेदर से, नॉइस, लाइट, इमोशंस, यानी हर चीज़ से ये हाइपर सेंसिटिव है। यानी हर चीज़ ही इसको तंग करती है, हर चीज़ इसको टीज करती है, हर चीज़ इसको प्रॉब्लम कर देती है। चाहे वो दवाई है, मौसम है, शोर है, रोशनी है, या इवन के इमोशनल कंडीशन जो है, ये सारी इसको हर्ट करती हैं। मोडालिटीज इसकी जो हैं उसमें वर्स है कंसोलेशन समटाइम्स, तसल्ली देने से कभी कभी इसको सुकून हो जाता है, और सप्रेशन से इसको हाँ, कंसोलेशन समटाइम्स एग्रावेशन, तसल्ली देने से बार टाइम इसको ज़्यादती हो जाती है। यानी ये समझता है कि मुझे शायद कुछ झूठी तसल्ली दी जा रही है। मेंटल एक्सर्शन, जहनी काम करने से भी ज़्यादती होती है। लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लंबी जिम्मेदारी निभाने के बाद ज़्यादती होती है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट,
जज्बाती जो तज़ादात होते हैं, कभी ये सोच कभी वो सोच, तो ये सारी चीज़ें इसकी ज़्यादती का सबब बनती हैं। सुकून जो होता है वो बेटर होता है सी शोर, यानी साले समुंदर पे ही अपने आप को अच्छा महसूस करता है, म्यूज़िक से अच्छा महसूस करता है, डांसिंग डांस करने से इसको रिलीफ होता है, थंडर स्टॉर्म समटाइम्स, और बाद का जो तूफ़ान जो है इससे भी इसको सुकून होता है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि ये तूफ़ान इसको पसंद है, यानी ये इसके अंदरूनी जज्बात की तर्जमानी कर रहा था ना, इस वजह से समुंदर कितना बड़ा समुंदर है, साहल पे इसको अच्छा लगता है। अच्छा, साले समुंदर पे ज़्यादती की भी दवाइयाँ हैं ना हमारे पास, जिस तरह नेटर मेयोर है। अच्छा, अगर हम इसको सिस्टम वाइज पढ़ें, पार्टिकुलर इसके पढ़ें, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या है इसके। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी इसकी जो है, जो सबसे ज़्यादा जिस दायरा अमल जो है वो है थायराइड डिसफंक्शन। थायराइड ग्लैंड जो है वो डिसफंक्शन होता है। पीसीओज, यानी फीमेल के अंदर पीसीओज बनती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं। हार्मोनल इनबैलेंस, एड्रिनल फटीग, यानी हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? किडनीज के ऊपर। तो उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन चूँकि बंदे को दौड़ा के रखता है ज़रा, तो जब एड्रिनल ग्लैंड सुस्त हो जाता है तो फिर बंदा भी सुस्त हो जाता है। इसका ज़्यादा फटीग मोस्टली होता है क्योंकि ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस में ले लेता है, इसी वजह से फटीग हो रहा है। डायबिटीज टेंडेंसी, आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ भी बहुत सारे उन लोगों को होती है जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, तो लिहाजा डायबिटीज टेंडेंसी के जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी हो सकता है। तो लिहाजा ये सारी जब हम इसके जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर देखते हैं, तो इसमें आपने ये देखना है कि खुसूसन वो पेशेंट जो इमोशनली कोलैप्स्ड हो, यानी जिनके जज्बात अब कोलैप्स हो चुके हों, तो लिहाजा वो कार्सिनोसन के अंदर आएंगे। फिर कैंसर डायथिसिस जिनके अंदर पाया जाता है, यानी कैंसर का रुझान जिनके अंदर पाया जाता है, इम्पोर्टेंट बट मिसअंडरस्टूड, ये बहुत अहम पॉइंट है लेकिन इसको लोगों ने आमतौर पर गलत समझा है। इसको बैठा है, ठीक है ना। वो ये है कि कार्सिनोसिनम जो है ये ऐसी दवाई नहीं है कि ये आप हर तरह के कैंसर को देखें और उठा के कार्सिनोसन दे दें कि ये कार्सिनोसन से कैंसर नाम आ जाएगा, बल्कि ये कैंसर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यानी इसका जो मजाज है जो हमने पढ़ा है ये उस मजाज की दवाई है। ऐसा नहीं है कि आप डायग्नोज कैंसर देखें और उठा के उसको कार्सिनोसन देना शुरू कर दें, यानी हर कैंसर के मरीज़ में लाजमी बात नहीं है कि इस तरह के अलामत मौजूद हों, उसकी अपनी यूनिक पार्टिकुलर सिम्टम होंगे, इंडिविजुअल सिम्टम होंगे, ठीक है। हाँ, यूजफुल कहाँ पे होती है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, यानी इसको देने से केस क्लियर हो जाएगा। रिकरेंट ट्यूमर्स जिनके अंदर बार बार ट्यूमर बनते हैं, फाइब्राइड, सिस्टिक टेंडेंसी जिनके अंदर सिस्ट बनती हैं, प्री कैंसर स्टेट, यानी कैंसर से पहले की जो हालत होती है उसमें ये काम करती है, यानी कि एक अंदर डेवलप्ड कैंसर है। डेवलप्ड कैंसर की जो अपनी अलामत होंगी उसके मुताबिक कोई भी दवा हो सकती है, फास्फोरस भी हो सकती है, आर्सेनिक भी हो सकती है, कोलम्बम मेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अलामत के ऊपर चलना है, लेकिन अगर आपको इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन नज़र आता है जो हम पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको कार्सिनोसन दे सकते हैं। अच्छा, एलर्जिक स्टेट्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं, मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी पाई जाती है, एक्जिमा, अस्थमा, एलर्जिक रिनाइटस, जिन नाक की सोजश होती है रिनाइटस,
एलर्जी की वजह से जो छींके वगैरह, फूड एलर्जीज वगैरह, खसूसन सप्रेस्ड eruption हिस्ट्री के बाद, तो ये उस वक्त ये काम आ सकती है। स्पोर्ट डायबिटिक हो जाता अब हम आते हैं, इसमें होती है नर्वस एग्जॉशन, असाबी तौर पर थका हुआ। यानी क्लासिकल अगर हम देखें तो बर्न आउट हुआ होगा, यानी काम कर कर के, सोच सोच के, ब्रेन वर्क कर कर के, क्रॉनिक फटीग, पुरानी थकन, यानी बंदा हमेशा से ही थका हुआ। फाइब्रोमाइल्जिया, यानी कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनमें दर्द होती है, यानी मरीज कहता है पट्ठों में दर्द नहीं मेरे जाती, हालांकि ना कोई चोट लगी होती है ना कोई और ऐसा मसला होता, कुछ भी नहीं होता। पोस्ट वायरल कोलैप्स, यानी कोई वायरल डिजीज़ हुई, वायरल अटैक हुआ, जिस तरह फर्ज करें कोरोना हुआ, herpes ज़ुस्टर हुआ, या ज़ुकाम ही हो गया फ़र्ज़ करें, या कोई भी वायरल बीमारी लगी, तो उसके बाद मरीज़ बहुत ज़्यादा थकावट में चला जाता है। आमतौर पर भी वायरल डिजीज़ के बाद मरीज़ थकान में जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कोलैप्स हालत में चला जाता है। तो पेशेंट जो है वो देखने में फंक्शनल नज़र आता है, फंक्शनल है, अभी बंदा सही है, अच्छा भला है, काम कर रहा है, मगर अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। यानी वो कहता है कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं है, ना सोचने के काबिल ना कुछ काम करने के काबिल, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल बंदा लगता है कि ठीक है। अच्छा, बच्चों में अगर हम देखें तो नज़र आएगा हाई यील्ड पीडियाट्रिक रेमेडी, यानी बहुत ज़्यादा ही शरीफ किस्म के जो बच्चे हैं उनकी दवाई है जी। प्रीकोशियस चिल्ड्रन, यानी बहुत मोहतात किस्म के बच्चे। टू मैच्योर, यानी वक्त से पहले मैच्योर हो जाने वाले बच्चे। ओबीडियंट, बड़े फर्मा बरदार। आर्टिस्टिक, यानी कि आर्ट की तरफ रुझान होता है हर चीज़ को। फियरफुल ऑफ रेप्रीमैंड, झिड़कने से बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं कि मुझे कुछ झिड़कना दे। इंसोम्निया, बच्चों के अंदर बेख्वाबी, बच्चों की नींद नहीं आती। रिकरेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो है वो बार बार उसके ऊपर अटैक करती है। अब हमने इसका फिजिकल जनरल भी देख लिया, मेंटल जनरल भी देख लिया। अब हम इसके जो ख़ास तौर पे हाई वैल्यू किस्म के जो की नोट्स हैं ना, अब उनको हम एक दफ़ा नज़रसानी करेंगे। इन जो वाकई डिफ्रेंशिएटिंग की नोट्स होंगे। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन सप्रेशन, यानी उसकी हिस्ट्री के अंदर पाया जाता है कि इसको दबा के रखा गया है। टू गुड चाइल्ड, बहुत अच्छा बच्चा। लव ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। चॉकलेट डिज़ायर। परफेक्शनिज्म प्लस इमोशनल सप्रेशन, यार हर चीज़ में वो तकमील पसंद, कि हर शय मुकम्मल होनी चाहिए, हर नोक पलक उसकी दुरुस्त होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इमोशनल सप्रेशन पाई जाती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर और डायबिटीज़ और टीबी, यानी ये सारी डिस्ट्रक्टिव किस्म की बीमारियां हैं जो ज़िंदगियों को फना कर देती हैं। मल्टीपल क्रॉनिक पैथोलॉजी टूगेदर, यानी एक ही वक्त में कई किस्म की जो क्रॉनिक किस्म की पैथोलॉजी इकट्ठी हो जाती हैं इसके जिस्म के अंदर। डीप एग्जॉशन डिस्पाइट फंक्शनिंग, यानी कि थकावट बहुत गहरी किस्म की होती है, इसके बरक्स वो फिर भी वो चल फिर रहा होता है। आर्टिस्टिक प्लस सेंसिटिव पर्सनैलिटी, यानी कि आर्टिस्टिक माइंड होता है लेकिन सेंसिटिव माइंड भी पर्सनैलिटी होती है, बल्कि आर्टिस्ट होते ही सेंसिटिव हैं ज़्यादातर। लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ
कैरीड साइलेंटली, यानी लंबे अरसे का गम जो होता है वो जिसको खामोशी के साथ वो लेके चल रहा होता है। इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो हैं वो हैं नेट्राम्योर, स्टाफिसैगरिया, फास्फोरस और ट्यूबरकुलिनम। यानी पहली 3 दवाइयाँ जो हैं नेट्राम्योर, स्टाफी और फास्फोरस जो है इनको इसके साथ लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टाफी इसके बहुत करीब करीब है, फास्फोरस भी बड़ा हसास होता है, नेट्राम्योर भी इमोशनली हसास होता है, ट्यूबरकुलिनम जो है इसके अंदर जो है ना अपनी हिम्मत से बढ़कर काम करने की जो सलाहियत या सोच सोच होती है वो इसके साथ मैच करती है। यानी ट्यूबरकुलर इसलिए कर रहा था कि वो स्ट्रगल इसलिए कर रहा था कि वो उसमें अपने आप को सफोकेट महसूस कर रहा था कि मैं बचूंगा नहीं। और ये जो कार्सिनोसन है ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये फील करता हुआ ये सारे स्ट्रगल कर रहा होता है। सिमिलर रेमेडीज़ भी तकरीबन यही हैं, सीपिया भी साथ इसके साथ दे सकते हैं, इग्निशिया भी देख सकते हैं, लेकिन हमने देखना वही है कि जो रेमेडी सबसे ज़्यादा अलामात को कवर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा करीब होगी, उसी को हम लेके चलेंगे। अब हम इसका कंपैरिजन स्टडी भी करेंगे, ठीक है। मसलन अगर नेट्राम्योर में देखें तो नेट्राम्योर और कार्सिनोसन का अगर देखें तो नेट्राम्योर में क्या होता है, नेट्राम्योर होता है ग्रीफ हेल्ड इंटरनली, यानी गम उसके अंदर ही ठहर जाता है। रिजर्व्ड, यानी वो बताता नहीं है किसी को। नेट्राम्योर की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये बताता नहीं है, सोचता है कि बताऊंगा तो फिर अगला कुछ और ना समझ ले। रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट, यानी रोमांटिक किस्म की डिसअपॉइंटमेंट उसके हुई होती है। डिसलाइक्स कंसोलेशन, यानी तसल्ली देना इसको पसंद नहीं। तो इसके साथ अगर हम कार्सिनोसन को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, डीपर कंडीशनिंग, यानी कि इसको एक ख़ास माहौल के अंदर रखा गया होता है डीप लेवल पे। और परफॉर्मेंस ड्रिवन पर्सनालिटी, यानी ये कुछ करने की इसके अंदर तहरीक होती है। परफेक्शनिज्म होता है, चाइल्डहुड डोमिनेशन होता है, गुड चाइल्ड सिंड्रोम, यानी अच्छा बच्चा का होने का, यानी देखो ये भी एक ऐप भी बन गया यहाँ पे आके। यानी कि अच्छा बच्चा तो होता है लेकिन वो अच्छा किस तरह होता है, वो उसकी सारी शख्सियत को गढ़ गुड़ के मसक करके वो बनता है। तो नेट्राम्योर जो होता है ये इमोशनली क्लोज्ड होता है, और कार्सिनोसन जो होता है इमोशनली ट्रेंड होता है, यानी वो अपने आप को पैक कर लेता है नेट्राम्योर, ये अपने आप को ट्रेंड कर लेता है। अच्छा, अब कार्सिनोसन का जब हम स्टाफी के साथ काबल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो स्टाफी में होता है ह्यूमिलिएशन, यानी उसकी तौहीन की गई। इंडिग्नेशन, यानी कि उसको उसके मर्तबे से गिराया गया। और सप्रेस्ड एंगर, यानी गुस्सा था लेकिन उसको उसने दबा लिया। तो ये स्टाफी की पर्सनैलिटी बनती है। और इसके बरक्स हम कार्सिनोसन को जब देखते हैं तो वहाँ पे है क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग सप्रेशन, यानी ताहयात किस्म की सप्रेशन उसके अंदर पाई जाती है। फिर इसके अंदर ड्यूटी और परफेक्शन का रुझान पाया जाता है, और कोलैप्स फिजियोलॉजी पाई जाती है इसके अंदर। तो देखा जाए तो स्टाफी जो है रिएक्टिव ज़्यादा है, और कार्सिनोसन जो है एग्जास्टर ज़्यादा है, यानी एग्जास्ट हुआ होता है तो वो रिएक्टिव होता है। अगर इसको कार्सिनोसन को आर्सेनिक के साथ हम देखें तो आर्सेनिक के अंदर होता है फियर ड्रिवन कंट्रोल, यानी कि अंदर इसका कंट्रोल जो है वो फियर के जरिए हासिल किया जाता है। हाँ, यानी इसको कंट्रोल किया गया डरा कर। तो यही वजह है कि इसके अंदर इनसिक्योरिटी पाई जाती है, रेस्टलेसनेस पाई जाती है,
सर्वाइवल एंग्जाइटी पाई जाती है कि मेरा क्या बनेगा, मैंने नहीं बचना। तो इसके बरक्स हम देखते हैं कार्सिनोसन, उसमें है अप्रूवल ड्रिवन परफेक्शनिज्म। अप्रूवल ड्रिवन परफेक्शनिज्म यानी कि लोग इसको कबूल कर लें, उस कबूल करने के लिए जो वो अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करता है, हर चीज़ कामों हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये उसके अंदर होता है अप्रूवल ड्रिवन। वो है आर्सेनल का फियर ड्रिवन कंट्रोल। अच्छा, कार्सिनोसन में है साइलेंट एंड्योरेंस। ये क्या बना? चुपचाप बर्दाश्त करना। आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी यानी कि वो चूँकि आर्टिस्टिक होता है, इस वजह से वो छोटी छोटी फाड़ चीज़ें नोक पर जो उसको भी ये करता है। लेकिन इसके अंदर वो इनसिक्योरिटी वाला रुझान नहीं होता है, इसके अंदर परफेक्शनिज्म और आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी ये होती है। अच्छा, अब अगर हम इसको ट्यूबरकुलिनम के साथ मिला के देखें तो ट्यूबरकुलिनम क्या होता है? रिबिलियन यानी किसी चीज़ को एहतजाजी तौर पर काम करना। चेंज डिज़ायर, डिस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस यानी कि तबाहकुन हद तक बेचैनी होती है इसके अंदर। तो कार्सिनोसन के अंदर होता है कंट्रोल्ड रेस्टलेसनेस यानी कंट्रोल हर चीज़ को। सप्रेस्ड रिबिलियन यानी कि इसके अंदर जो एहतजाजी रवैया जो है ना उसको सप्रेस किया गया आता है। सोशली अडॉप्टेड सफरिंग यानी कि समाजी तौर पर जो होता है ना कि कबूलियत हासिल करने की जो सफरिंग इसके अंदर पाई जाती है। सीपीआई के साथ अगर इसका तकाबल करें तो सीपीआई जो होता है ये इमोशनल इंडिफरेंस होता है, यानी लापरवाह होता है। माँ है तो उसको बच्चों की भी कोई परवाह नहीं। हार्मोनल बर्नआउट होता है, हार्मोन इसके अमूमी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। अवर्जन टू फैमिली, फैमिली से भी ये बेजार होता है। जबकि कार्सिनोसन जो है ये स्टिल केयरिंग है, इमोशनली बर्डनड है और ओवर रिस्पॉन्सिबल है, यानी उसके बिल्कुल उलट हो जाता है ये। ठीक है, आज इतना